स्वागत है आप सभी का उर्मिला जी पीजी का ऑनलाइन क्लासेस में। सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप? आज हमारा डीएलएड का दूसरा क्लास है हिंदी का। तो जो दूसरे अध्याय का नाम है, दूसरे टॉपिक का नाम है वो है हिंदी भाषा के ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण। अभी हमने पिछले कक्षाओं में हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, किन किन क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं, कौन कौन से उपभाषा हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यह होता है कि हिंदी भाषा ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना। देखिए, किसी भी भाषा को, हिंदी भाषा को ध्वनियों को वर्णमाला में संकलित किया गया है। तो किसी भाषा, जैसे हम हैं या बालक है, छोटे से ले लीजिए, बालक जब पैदा होता है तो कोरा कागज होता है। कोरा कागज मतलब उसमें कुछ नहीं लिखा होता है, उसको ये नहीं मालूम क्या बोलना है, क्या कैसे क्या करना, कुछ नहीं, वो कोरा कागज होता है। तो जब बालक पैदा होता है तो सिर्फ पहला शब्द उसका होता है रोना। ये तो प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन जब वो 2 महीने को हुआ, 4 महीने को हुआ, 6 महीने को हुआ, 2 महीने तक बोलता नहीं, सिर्फ देखता है, टुकड़ा कर देखता रहता है 4 महीने 6 महीने तक। वो जब आप बोलेंगे तो आपका मुंह देखता है, यानी वो देखता है कि कैसे बोला, तो तब धीरे धीरे वो सुनता है। इसीलिए भाषा के 4 कौशल माने गए हैं। भाषा के 4 कौशल आगे पढ़ेंगे, यहाँ बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। तो कभी कभी पूछता है भाषा के कितने कौशल होते हैं, तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल, यानी कौन कौन से यंत्र हैं, कौन कौन सी चीज़ है। कौशल मतलब निर्गुण बनाना, जो भाषा को निकलता है। पहला ही है सुनना, ठीक, पहला कौशल। दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, और चौथा लिखना। हमने आपको बताया था कक्षाओं में कैसे आप एग्जाम में आता है भाषा के कितने कौशल होते हैं, क्रम से लिखिए। तो भाषा के 4 प्रमुख कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चा जब पैदा होता है पूरा कागज होता है, कुछ नहीं, पहले क्या करता है, वो आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है। सुनने के बाद तब धीरे धीरे तुतलाने की कोशिश करता है, यानी बोलने का कोशिश करता है। चाहे भाषा हो, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा होता है, जैसे लिखित भाषा है, ये जैसे मान लीजिए क है, आज हम क इतने अच्छे से लिख रहे हैं, क्या ये हम बचपन से ऐसे लिखते चले जाए? नहीं, हम पहले जब का लिखते थे बहुत छोटे से ऐसे करते थे ना, पुलिस का डंडा, ये है ऐसे, रेल की पटरी, पुलिस की डंडा, मुर्गी का अंडा, बिलारी की पूंछ, बन गया। हमारे कहने जब हम सीख रहे थे तो इस हिसाब से क्या बनाते थे। ये क्या था हमारा मौखिक, मौखिक नहीं लिखित। लेकिन जब हम बोलते हैं तो ऐसे कहते हैं ना, जब पूरा को, कल, को, क्यों, इस हिसाब से। लेकिन धीरे 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 जब हमने वही चीज़ बार बार अनुकरण मतलब नकल करना, बार बार जब उसके मुँह सुनते गए, कहते हैं ना क, तो धीरे 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 हम बोलना सीख गए। ठीक, बोलना यहाँ पर हम कैसे सीखें? जैसे कोई कहते दादा, पापा, मामा, तो ये हमने ये कैसा शब्द होता है हमें नहीं मालूम कि पापा में प होता है, आ की मात्रा होता है, फिर प होता है, मतलब ये कुछ नहीं मालूम होता है। वहाँ सिर्फ आपको ये है कि ये पापा एक आकृति दे दिया जाता है, ये बिल्ली, देखते ही मान ये बिल्ली। वहाँ पर आपको ये नहीं सिखाया जाता। अभी देखिए, वहाँ पर सिर्फ आपको बोलना सिखाया जाता है। ठीक, क्या कराया जा रहा है? बोलना सिखाया जा रहा है। कोई देखिए कुत्ता जा रहा है, ये नहीं बता रहा कुत्ता जा रहा, तो इससे कैसे जा रहा है? कुत्ता, ऐसे नहीं, सिर्फ एक भैया कुत्ता जा रहा है, वो बिल्ली जा रही है, वो हाथी जा रही है। आपने कई बार देखा
हाँ, जैसे कुत्ता आपके घर डेली आता है तो लोग कहते कुत्ता कुत्ता कुत्ता, तो बालक जानने का यार वास्तव में इसकी जैसी आकृति होती है लोग उससे कुत्ते कहते हैं। बाद में कहते कुत्ता 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 कुत्ता, उसके कहने लगे कुत्ते के पिल्ले से ये कहकर कुत्ता कुत्ता करके दौड़ने लगता है। तो ये क्या कह रहा है, वो भाषा को ध्वनियों को सुन रहा है कि वास्तव में ध्वनि कैसे निकल रही, पापा निकल रहा है तो पापा का ध्वनि कैसे निकल रही है, मम्मी कह रही है तो मम्मी की ध्वनि कैसे निकल रहा है, दादा कह रहा है तो दादा की ध्वनि कैसे निकल रहा है। वो क्या कह रहा है, पहले सुनकर फिर समझ रहा है, जब सुनकर समझता तब क्या करता है, तब उसका उच्चारण करने का कहते हैं पापा मम्मी मामे, तब धीरे धीरे कहता मम्मी पापा। क्यों, क्योंकि वो उच्चारण करना सीख गया है। लेकिन हाँ वही अगर नया शब्द आएगा तो नहीं कर पाएगा। देखिए बच्चे 5-7 शब्द ही क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि बार बार उसका अनुकरण वो नहीं कर पाते हैं, और वो अनुकरण करेंगे तो एक बार में नहीं सीख पाते। हाँ जब बच्चा 16-17 साल को 7-8 साल को है तो उसके सामने जो रखेंगे तुरंत। उसके बाद देखिए अब सुनने के बाद बोलने के बाद पढ़ना, जब पढ़ने की बारी आती है तब वहाँ ये होता है कि हाँ अब कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे कमल कह दिए बोलने की बारी, कमल तो कह रहे हैं, लेकिन जब लिखने का समय आया तब उसको पहले कहते हैं ना कि आपने उसको वर्णमाला सिखाया। क्या सिखाया, वर्णमाला। वर्णमाला में 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तब पहले उसको आप क्या करते हैं, उसको व्यंजन व्यंजन वाला चीज़ पहले एक शब्द से आते थे ना, पहले कहते हैं कक्का किक्की कुक्कू केका, नहीं पहले क्या क ख ग घ अंग ज्ञ तक पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं ना क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। जब ये सब चीज़ सीख जाते हैं यानी उसको क ख ग घ आ गया, तब मिलाना शुरू कर दी, तब 2 वर्ड मिला दिए। क्या लेकर, 2 वर्ड मिलकर, जैसे जल, ठीक, नल। आप हिंदी बाल पोथी देखेंगे उठाएंगे तो सीखने का क्रम यही होता है। जो हिंदी बाल पोथी होती है हिंदी वर्णमाला के अक्षर वहाँ सिखाया जाता है। ठीक, तो 2-2 शब्द लेकर वहाँ चले। जब वो 2 शब्द जान गए तब और कठिन, यानी सरल से कठिन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जो भाषा होती है वो सरल से कठिन की तरफ ही पढ़ा जाता है। ठीक, तो अब चलिए हिंदी वर्णमाला के अभी आगे हम देखेंगे। उसके बाद बोलना होता है, बोल जाता है, पढ़ने लगता है, पढ़ने के बाद तब लिखने का प्रयत्न बच्चा करता है। अब देखिए अब हिंदी देखिए ध्वनि का अर्थ, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़ करना। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जहाँ भी आवाज़ हुआ तो किसके माध्यम से होता है, ध्वनि के माध्यम से। तो हिंदी की ध्वनियों का वर्णमाला में संकलित किया जाता है। हिंदी ध्वनि किसमें संकलित किया जाता है, वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। पहली बात, हिंदी की ध्वनियाँ जो होती है वर्णमाला में संस्कृत किया गया है। वर्णमाला ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक। ये हिंदी वर्णमाला की ध्वनियाँ 2 भागों में विभक्त हुआ, कौन कौन से, एक तो स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन। अब यही में हमको सब कुछ पढ़ना है। हम बचपन से लेकर आज तक सिर्फ यही पढ़ते चले आए, स्वर और व्यंजन मिला दीजिए। जैसे मानव, इसमें क्या है, स्वर और व्यंजन, तथा स्वर और व्यंजन। जानवरों, स्वर और व्यंजन। अर्थ होता है स्वर और व्यंजन। अगर स्वर और व्यंजन मिला देंगे तो कई वर्ण मिलकर हमारे शब्द तैयार करते हैं, कई शब्द मिलकर हमारे वाक्य तैयार करते हैं। किसी कागज पर लिखे वर्ण भाषा नहीं होती है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया तो ये भाषा नहीं है। भाषा क्या है, वे सिर्फ चित्र होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, ये क्या है, ये हमारा आपका चित्र ही है। जिनका संबंध ध्वनियों से जोड़ रखा है, यह वर्णमाला भाषा के रूप में बदलेंगे। हम इनको अपने ढंग से समझेंगे। हम जिस भाषा को समझ रहे हैं, कुछ ध्वनियों के विशेष प्रकार की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है जो अन्य भाषाओं से भिन्न भिन्न होती है। कहे ना, प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था है जो अन्य भाषाओं से भिन्न भिन्न होती है।
तो ध्वनियों का अर्थ, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़ करना। भाषा शिक्षण में आवाज़ कैसे होगा? जब मुंह में जाएगा, तो जब मुंह से बोला जाएगा तो यहाँ पे कई तरह से तंत्रियाँ काम करते हैं, जिसे हम स्वर तंत्र कहते हैं। जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, जिह्वा हो गया, उदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया, ओठ हो गया। ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे सब स्वर तंत्रियाँ हैं। इसी के माध्यम से आवाज़ हम निकालते हैं। जिसका जितने अच्छा स्वतंत्र होगा उसका उतना ही अच्छा आवाज़ होगा। ठीक, जब कोई व्यक्ति अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो वहाँ पर सार्थक ध्वनियों का समूह उत्पन्न होता है। जैसे जब हम अपने भाव और विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं, तब वहाँ पर कई तरह के सार्थक ध्वनियाँ मिलकर के प्रयत्न करके तब वो हमारे विचार और विनिमय को आदान प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय जहाँ शुरुआत होती है सीखने का, प्राथमिक विद्यालय का बच्चा है, वो प्रवेश के तुरंत बाद पढ़ने और लिखने के निरर्थक आयोजन होता है। प्रवेश लिया, पढ़ने लिखने कार्य करने लगा। इस प्रक्रिया के चरणबद्ध रूप से स्वर व्यंजन क्या करता है? जब आप प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? सबसे पहले बच्चे कहते हैं ना, अगर वो हिंदी सीख रहा है कहेंगे पहले आ आ ई यानी स्वर सीखे। आ आ ई ई उ ऊ ए आए ओ आओ आ आहा। ठीक, आ आ ई ई उ ऊ री ए आए ओ आओ आ आहा। ये क्या हो गया? स्वर। अब व्यंजन की बात आई तो कहते हैं ना क ख ग घ अंग। कहाँ? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से कहते हैं ना क। बच्चा क्या है? क से कबूतर। क्यों कबूतर? उसका रिलेटेड देखिए। बच्चों को आज के समय में उसको रटाइए मत, समझाइए, उसको ज़बरदस्ती मत पढ़ाइए, उसको किसी चित्र के माध्यम से समझाइए। क से कबूतर। कबूतर बच्चा क्या होता है? क से कबूतर। ख से खरगोश, जो बच्चा देखा हुआ है, आकृति लिया हो। ग से गमला। घ से घड़ी। च से चरखा। इस हिसाब से उसको पढ़ाने का प्रयत्न करिए। ठीक, तो बच्चा क्या करता है? स्वर और व्यंजन पढ़ने का प्रयत्न करता है। तो पहले जब क से लेकर गया तब स्वर व्यंजन जान लेता है। तब आप क्या करते हैं? देखिए, पहले तो उसको एक एक वर्ड सिखाएं। क्या सिखाएं? देखिए, ध्वनि की बात हो रही है। पहले तो उसको बच्चा बोलना जानता ही है, लेकिन अब यहाँ से वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जा रहा है कि वास्तव में आप जो चाहे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया? आपने स्वर लिखा, क्या? आ आ ई ई, इस हिसाब से। उसके बाद व्यंजन क ख ग से लेकर ग। अब जब ये सीख लिया तब आप क्या करते हैं? व्यंजन से लेकर उसको क्या करते हैं? सिखा दिए। जैसे दो अक्षर का पहले एक एक वर्ड आपने सिखाया, अब दो अक्षर जैसे जल हुआ, बच्चा क्या कहेगा? ज और ल। पहले क्या किया? ज और ल। जल जल। देखिए यहाँ पढ़िए, देखिए जल है फिर जल 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 जल। समझ में? जल मतलब पानी। नल 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 नल। नल का मतलब नल हुआ। तो इस तरह देखिए, जब छोटा बच्चा स्वर जान गया, व्यंजन जान गया, दो अक्षर कल जल नल। ठीक, इस हिसाब से अब यहाँ व्यंजन का प्रयोग नहीं हो रहा, स्वर का। कमल, हसन और चम्मच नहीं, ये अभी संयुक्त व्यंजन नहीं। तो कमल हो गया। इस हिसाब से तीन तीन अक्षरों का चलता है। उसके बाद चार अक्षरों का। जब ये जान लेता है तब छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कराते हैं, शब्द बनवाते हैं। उसके बाद उसको कहानी पढ़वाते हैं। पहले छोटी कहानियाँ पढ़वाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ी कहानियाँ। उसके बाद बच्चा क्या होता है? स्पष्ट हो जाता है कि छः छः पाँच छः चार पाँच तक पहुँचते पहुँचते वो तेज़ी के साथ बोलने लगता है। अब चाहे आप उसको, बच्चे को डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, जितने आप अभ्यास कराएंगे उतने ही ज़्यादा उसमें वो निपुण होते चले जाएगा, उतने उन कौशल में निपुण होता चला जाएगा।
पहले का समय था, हम लोगों के समय में हिंदी पर जोर दिया जाता था। आज के समय में क्या है, आज हिंदी भाषा के क्षेत्र में जोर नहीं दिया जा रहा है। लोग मॉडल बन रहे हैं और मॉडल के चक्कर में हमारे संस्कार लोग भूलते चले जा रहे हैं। हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, सबका एक वैज्ञानिक रूप होता था। ठीक, बच्चे सामान्यतः बच्चों के स्कूल में प्रवेश से पहले आसपास के परिवेश, घर संसार, रिश्ते नाते, खेल खलिहान, बाजार आदि के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो लगभग 5 साल का बच्चा सब जानने लगता है कि ये हमारे क्या है, रिश्तेदार है, एक नातेदार है, एक भाई है, बहन है, एक मित्र है, क्या है, सब जानने लगता है। तो धीरे धीरे उसका सामाजिक क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है, जिसके द्वारा बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले। ठीक, देखिए अब क्या होता है, जैसे समांतर वर्णमाला पूरी तरह रटवा दी जाती है। बच्चों को वर्णमाला, प्राथमिक विद्यालय की बात कर रही, भाषा का विकास कैसे हो रहा है, बच्चों को वर्णमाला पूरी तरह से रटा दिया जाता है। और जब क से कमल पढ़ाने हैं तो पढ़ाने के तरीके से ये लगता है क का मतलब कमल है, न कि कमल 3 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो कहते हैं ना कि क से क का मतलब कमल। देखिए हाँ, जब बच्चा शुरू में पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि क से कमल। अब उसके दिमाग में आता है कमल वास्तव में है क्या। देखिए क से कमल, अब उसको ये नहीं मालूम है, कमल तो जान लिया आपने, उसको हटा दिया क से कमल, क से कमल, क से कमल, क से कमल, कमल तो जान गया, लेकिन ये नहीं जाना कि क का मतलब कमल है, न कि कमल 3 वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से, कमल। ठीक, न कि बच्चे के दिमाग जलता है तो यहाँ कमल जो है, ठीक, न कि उसको मालूम है ये कमल बना है, क प्लस म प्लस ल, उसको अभी ये नहीं मालूम है कैसे बना है कमल। हाँ, जब पढ़ना जान जाए तब कहेगा कमल। ठीक, अब उसके सामने आप जो भी चीज़ रखेंगे, इसीलिए सबसे पहले बच्चों को स्वर व्यंजन ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद 12 खड़ी का ज्ञान कराया जाता है। 12 खड़ी में 12 स्वरों का प्रयोग अलग है, कक्का, किक्की, कुक्कू। इसके बाद चरण में बिना मात्राओं के छोटे छोटे शब्द में वाक्य पढ़ाते हैं। ठीक, पहले क्या किए, पहले आपने देखिए स्टेप, देखिए क्या किया, पहले आपने वर्ण पढ़ा, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बाद ध्वनियों के बारे में उसने आपने बिना स्वर का व्यंजन पढ़ा, जैसे नल, कल, चढ़ आदि। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब उसको देखिए, अगर आप अभी यहीं पर स्वर का प्रयोग करेंगे कठिनता उसको महसूस होगी, आप सरल से कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उसको 2-2, 3-3 शब्दों का आप उसके सामने वाक्य बनाइए, जैसे घर पर चल, छत पर मत चढ़, रथ तक चल, कर तक चल। इन जैसे वाक्य होते हैं जिनका बच्चों अनुभव से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, अब ध्वनियों का प्रक्रिया या प्रवृत्ति, ध्वनियों की क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रवृत्ति होती है। भाई कोई भी चीज़ होता है, नेक्स्ट सवाल देखिए, ध्वनियों की प्रक्रिया। ध्वनिया की प्रक्रिया क्या होती है, जैसे जब तक कोई यंत्र नहीं होगा, कोई तंत्र नहीं होगा, आप उस चीज़ को बोल ही नहीं सकते। तो ध्वनियों की प्रक्रिया सबसे पहले क्या होता है कि मानव तथा जानवरों का मुंह, अगर मुंह न होता हम लोग बोल पाते, मुंह न होता बोल पाते, नहीं बोल पाते। अगर दांत न होता एक बार आप बोलते, भले ही तुतलाते, लेकिन नहीं। तो ध्वनि की प्रक्रिया में कह रहे हैं कि ध्वनि के लिए सर्वप्रथम एक यंत्र अथवा स्रोत का होना अति आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है, एक स्रोत या एक यंत्र। जैसे मुंह है ना, ये हमारा मुंह एक तरफ से यंत्र ही है। ठीक, पहला क्या है, मानव तथा जानवरों का मुंह, दूसरा ध्वनि यंत्र उत्पादक। मानव तथा जानवरों का मुंह मतलब मानव का मुंह से ही हम ध्वनि निकालते हैं।
हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो क्या है? ध्वनि है। आप जो समझ रहे हैं किसके द्वारा समझ रहे हैं? ध्वनि के द्वारा। तो ध्वनि के 3 कार्य होते हैं, अभी आप पढ़ेंगे, उत्पादक, संवाहक और संग्राहक। 3 चीज़ हैं जो मुख्य होते हैं। एक तो उत्पादक, जो उत्पादन कर रहा है। दूसरा क्या है? संवाहक, जो ले जा रहा है। जैसे मान लीजिए इस समय हम क्या कर रहे हैं? उत्पादक कर रहे हैं। संवाहक क्या है? ध्वनि है। संग्राहक क्या है? जो ले जा रहा है। ठीक, इसकी चर्चा हम अगले में करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है ध्वनि की प्रक्रिया में? भाई सबसे पहले कोई यंत्र होना चाहिए, कोई स्रोत होना चाहिए। तो ये क्या है? मानव था, जानवरों का मुंह एक प्रकार से यंत्र ही है। दूसरा, ध्वनि यंत्र उत्पादक। ध्वनि यंत्र उत्पादक मतलब कौन कौन से यंत्र है जो ध्वनि उत्पादन करते हैं। जैसे भी 2 चीज़ आपस में टकरा जाए तो वहाँ क्या होती है? ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। बिजली के क्यों कड़कती है, क्यों चमकती है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ से टकराता है तो वहाँ ध्वनि के साथ चिंगारी भी निकलती है। तो यहाँ देखिए, नदी का कलकल, नदियों का पानी जब गिरता है, जब टकराता है तो कलकल की आवाज़ करती है, यानी वो ध्वनि यंत्र है। झरने की आवाज़, झरने की पानी जब गिरता है तो भी आवाज़ करती है। कड़कती बिजली से ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। देखते कभी कभी इतनी ज़्यादा ध्वनियाँ होती है आप कान बंद कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा है, इसके उपरांत ध्वनि किसी कलपटल पर पड़ती है और कलपटल उसको सुनता है। कह रहे हैं कि जब इन सब चीज़ों का आवाज़ होती है तो कहाँ पड़ता है? हमारे कलपटल पर। जब कलपटल पर पड़ता है तब क्या होता है? जब कलपटल पड़ता है तो कलपटल हमारा उसको सुनता है। देखिए स्क्रीन पर देखते चलिए, हम बगल में इसीलिए बात है कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई पड़े। और हमारा कान जो सुनता है उसका अध्ययन मस्तिष्क करता है। हमारा जो कान सुनता है तो कहाँ जाता है? मस्तिष्क पास, ये कंट्रोलर के पास। तब वो दिशा निर्देश देता है कि ये किस प्रकार के वाक्य हैं, हमें इससे क्या करना चाहिए, और ध्वनि कैसी है, क्या बतलाती है, किसकी है, इसकी तीव्रता कितनी है, तथा ध्वनि का अर्थ क्या है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक उदाहरण के तौर पर, मक्खी काटती है, ठीक, मच्छर यहाँ काटा, यहाँ अनुवाद हुआ, तुरंत कहाँ गया? जैसे ही यहाँ काटा, इसकी आवाज़ ही तुरंत हमारे मस्तिष्क गया। मस्तिष्क ने तुरंत, इतने सारे कंट्रोलर है, ये समझिए हमारा राजा ही है मस्तिष्क, इसने तुरंत हाथ को आदेश दिया, जाइए आप उनकी रक्षा करिए पैर की। कभी कभी आप लोग देखा होगा और जानते भी होंगे, लोगों को बिजली का करंट का झटका लगता है तब उनका मस्तिष्क काम क्यों नहीं करता है? बताइए भाई, सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, यहाँ नदी कलकल की बात आ गई, झरने की बात है, इसलिए जो फ्रिक्वेंसी होती है इतनी तेज़ी के साथ चलती है, लमसम 1 सेकंड में लाखों बारों परिवर्तित रहती है। यानी वो हमारे मस्तिष्क तक सही सूचना नहीं पहुंचा पाती। जब मस्तिष्क तक सही सूचना नहीं पहुंचेगी तो वो सही निर्देश नहीं दे पाता। देखिए, पहला था मानव था जानवरों का मुंह, दूसरा क्या था? ध्वनि यंत्र उत्पादक यंत्र। तीसरा क्या है? इसके उपरांत ध्वनि जो होती है कलपटल पड़ती है, यानी हमारा कान उसको सुनता है। चौथा क्या है? हम सभी जानते हैं जानवर हमारी आवाज़ को सुन सकता है लेकिन उसका विश्लेषण नहीं कर सकता। हम लोग जैसे हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन जानवर कतई नहीं विश्लेषण कर पाता। इसलिए कहा भी गया है, क्यों? क्योंकि जैविक रूप से उसका मस्तिष्क मनुष्य जैसे विकसित नहीं है। तो हमारी आवाज़ को सुन तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। और हम लोग क्या हैं? हम लोग किसी आवाज़ को समझ नहीं सकते लेकिन उसके विचारों को, उसके भाव को, उसके क्रियाकलापों के द्वारा हम उसको भाव को जान जाते हैं। तो नेक्स्ट है ध्वनि का महत्व। ध्वनि का क्या महत्व है? ठीक, भारतीय परिवार में, भारतीय संस्कृति में
अनेक परिवार ऐसे हैं जो बालक के जन्मोपरांत उनमें कान ध्वनि से कुछ शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे बच्चा, ये ध्वनि का महत्व बता रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है, भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, तो अनेक बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कान में धीरे जाकर बोलते हैं ये। इससे क्या होता है, इससे वो उनके अर्थ को समझ जाते हैं। यह शब्द उस नवजात के जब कान में जाता है तो विभिन्न विश्वासों के अनुसार वह धन रूप नवजात शिशु सर्वांगीण विकास करता है। और नेक्स्ट क्या है, ध्वन रूपी एक एक शब्द सुनकर बालक समझता है, जैसे अपनी अति आरंभिक अवस्था में वह आ ई इत्यादि सीखता है। जब बालक पैदा होता है तब वह एक एक शब्द को क्या करता है, सुनता है, सीखता है, समझता है। और जैसे ही आरंभिक अवस्था में होता है, देखिए जैसे आ ई उ, ये सब सारी चीज़ें तो उसको सुनता और समझता है। और ध्वनि और मस्तिष्क एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ध्वनि उसके मस्तिष्क में गया, वैसे ही उसका मस्तिष्क उसके विचार भाव के अनुसार उसका कार्य करना शुरू करता है। अब ध्वनि का स्वविज्ञान या ध्वनि विज्ञान का स्वरूप हो गया। ठीक, अब स्वनि, कभी कभी स्वनि ध्वनि विज्ञान को स्वनि कहते हैं। स्वनि ध्वनि के अध्ययन के 3 पक्ष। अब अभी हमने बात किया कि ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? एक तो उत्पादक, दूसरा होता है संवाहक, तीसरा संग्राहक। ये बात होती है, जैसे कोई शब्द हुआ तो उत्पादक करने वाला, जैसे कोई व्यक्ति कोई बात बोला, उसको कोई ले गया, संवाहक हुआ। उसके बाद फिर कोई तीसरे को सुनाया, वो क्या हुआ, संग्राहक हुआ। अब उच्चारण में आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उच्चारण। जैसे ध्वनि का प्रवृत्ति था, वैसे उच्चारण। अब उच्चारण के द्वारा ही व्यक्ति अपने हाव भाव को प्रदर्शित। और उच्चारण क्या है? जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है, जब व्यक्ति कोई भी शब्द बोलता है तो व्यक्ति किसी शब्द को बोलता है तो उसका उच्चारण करता है। ठीक, जिस प्रकार से व्यक्ति कोई शब्द बोलता है, जो बोलता है वही उसका क्या होता है, उच्चारण होता है। तो उच्चारण जो हम सब कुछ बोलते हैं वही उसका हम उच्चारण करते हैं। भाषा विज्ञान में उच्चारण के शास्त्रीय अध्ययन को ध्वनि विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ध्वनि विज्ञान जो उच्चारण है, इसी क्या से ध्वनि विज्ञान में क्या होता है कि एक ही शब्द कैसे सही शुद्ध उच्चारित किया जाए, यही ध्वनि विज्ञान। कभी कभी कहता है कि भाषा विज्ञान का अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंदर क्या होता है, तो ध्वनि विज्ञान के अंदर भाषा विज्ञान का अध्ययन क्या, इसे फोनोलॉजी कहते हैं। फोनोलॉजी के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन कराया जाता है। ठीक, ऐसे पूछता है कि फोनोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो फोनोलॉजी के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान का अध्ययन कराया जाता है। जब भाषा का उच्चारण, तभी देखिए उच्चारण क्या होता है। जैसे कहते हैं ना, भैया आपने ये शब्द सही उच्चारण नहीं किया। कब आप ध्यान देंगे, जब व्यक्ति उस वर्ड या उस शब्द को सही उच्चारित नहीं कर पाएगा, तो कहते हैं ना भैया ये अशुद्ध बोल रहा है, इसका सही उच्चारण नहीं है। हमारा ध्यान कब जाता है इसकी तरफ, जब वो उस शब्द को अशुद्ध पढ़ने लगता है। जैसे जब कोई बच्चा हकला कर पढ़ता है तो कहता है ये सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है, जैसे स। ठीक, जैसे कोई आतंक है, आतंक लिखा है, ठीक है, तो आतंक लिखा और कहते आतंक, कहते यार सही नहीं लिखा है, शुद्ध पढ़िए, तो कहा जाता है ये आतंक है। तो हमारा ध्यान कब जाता है, जब व्यक्ति उसको शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, तब हमारा ध्यान जाता है सही उच्चारण की तरफ। छोटे बच्चे होते हैं तो सही शब्द को पढ़ नहीं पाते, तब उसको क्या कहते हैं, शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करते हैं। तो कैसे कहते हैं, हम बार बार उसको बोलते हैं तो बच्चा देखता बोलने का प्रयत्न करता है। तो
पहला क्या, बच्चों को हकलाकर या अशुद्ध बोलना। दूसरा देखिए यहाँ पर है ना, उच्चारण कैसे हम जानेंगे, कब हमारे सामने आता है कि ये उच्चारण सही नहीं हो रहा, कब, जब बच्चों का हकलाकर या अशुद्ध बोलना। जब बच्चे हकलाते हैं कहते यार क्यों अशुद्ध उच्चारण कर, कहीं भैया ये हकला रहा है, तो मान लिया जाता है कि इसके वाक्य यंत्र में कुछ न कुछ गड़बड़ी है जिससे सही शब्द नहीं बोल पा रहा है। ठीक, तो क्या माना जाता है, इसके वाक्य यंत्र में कहीं न कहीं कुछ न कुछ निश्चित रूप से दोष है, जो कि ये शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा है, अशुद्ध उच्चारण कर रहा है। तो क्या बोलेगा वो, उच्चारण सही से नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या आएगी, अशुद्धता। दूसरा, विदेशी भाषा को ठीक न बोल सकना। जैसे वाले हिंदी भाषा सही से उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन वही विदेशी भाषा का उच्चारण, जैसे इंग्लिश शब्द सही उच्चारण क्यों नहीं कर पाते, संस्कृत भाषा का सही उच्चारण क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसका अभ्यास ही नहीं किया है, हमने उसको रटा ही नहीं है, हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं भाई ये संस्कृत ये गलत पढ़ रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके बारे में जानता ही नहीं है, तो शुद्ध उच्चारण क्या करेगा। तो शुद्ध उच्चारण, तो विदेशी भाषा को ठीक से न बोल सकना ही अशुद्ध उच्चारण के अंतर्गत आता है। और अपनी मातृभाषा प्रभाव के कारण साहित्यिक भाषा के बोलने की शैली का प्रभावित होना। जैसे हम कोई भी बोली बोलते हैं, अगर दूसरी बोली बोलने लगते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ अशुद्ध उच्चारण हो ही जाता है। अब आइए नेक्स्ट है ध्वनियों का मूल तत्व, परिचय करा दें। तो उच्चारण के अंतर प्रधानतः 3 बातें आती हैं। ध्वनि का जब किसी चीज शब्द का उच्चारण करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो उसके जब 3 बातें मुख्य रूप से हमारे सामने उभर कर आती है। क्या है, ध्वनियों में स्वरों और ह्रस्व दीर्घ। ठीक, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते कि इसमें ह्रस्व है कि दीर्घ है, यानी छोटी की मात्रा लगी हुई कि बड़ी की मात्रा, अब वैसे ही वो पढ़ते चले जाते हैं। ठीक, जैसे कुछ लोग हैं, नायक है, कहीं नायक होता है, नायक नहीं होता है, नामक होता है, नामक और नमक में अंतर होता है, ये अशुद्ध उच्चारण होते हैं। तो उसके लिए कहा है कि ध्वनियों को जब आप सुनते हैं तो अच्छी तरह ध्वनियों से सुनिए, जब उच्चारण के समय उसमें स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ पर ध्यान दीजिए कि ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ क्या है, जब हम जल्दी बोल जाते हैं वही ह्रस्व होता है, जब हम थोड़ा सा समय लेते हैं तो वही दीर्घ होता है। दूसरा है बलात्मक या स्वराघात। बलात्मक या स्वराघात, कोई भी शब्द आप पढ़ते हैं तो उसमें किसी न किसी वर्ण पर, अगर हम वाक्य पढ़ते हैं तो किसी न किसी शब्द पर बलाघात होता है। जैसे कमल है, तो कमल पर किस पर बलाघात है, कमल सबसे ज़्यादा हमारे माँ पर पड़ रहा है। ठीक, पानी, तो सबसे ज़्यादा बलाघात किस पर पड़ रहा है, नहीं पर। तो ये कह रहा है कि उच्चारण के समय हमें बलाघात पर, और कैसे बलाघात, बलात्मक स्वराघात, कि किस पर बल पड़ रहा है, किस स्वर पड़ रहा है, किस पर नहीं पड़ रहा है। तो ये है ध्वनियों को उच्चारण करते समय हमें बलात्मक स्वराघात पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है गीतात्मक स्वराघात। गीतात्मक स्वराघात मतलब जैसे हम हैं, आप हैं, गीत सुनते रहते हैं, तो कोई बहुत अच्छा गीत गाता है तो कोई बहुत बुरा। तो कैसे कहते हैं कि मैं ये बहुत अच्छा गीत गा रहा है, कैसे कहते हैं कि वो बहुत खराब गीत गा रहा है। इसका है गीतात्मक स्वराघात, कि उसका सुर ताल और लय सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ये हुआ आपका उच्चारण के अंतर्गत। यदि आप इन तीनों बातों को अच्छे से याद रखेंगे तो आपका जो उच्चारण होगा शुद्ध होगा, सटीक होगा और सही होगा। कुछ लोग, पहला क्या था, ध्वनियाँ स्वरों क्या था, ह्रस्व और दीर्घ में भेद करना। दूसरा बलाघात, और कैसे बलाघात, स्वराघात, कि किस पर आप बल आघात होगा। निश्चित रूप से जैसे कुछ लोग हैं एक ही सांस में पूरी लाइन पढ़े, समझे नहीं आता, हाँ, जब तक उसमें उतार चढ़ाव नहीं होगा तब तक आपको शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। यही बलाघात स्वराघात जो होता है वह उतार और चढ़ाव भी होता है। गीतात्मक स्वराघात बताइए, गीतों का गाया जाता है,
तो गीतात्मक स्वराघात के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हमारा है ध्वनियों को मूल तत्व। ध्वनिया का मूल तत्व कौन कौन से, ये देखिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम पूछता ध्वनियों का मूल तत्व क्या है। ध्वनियों की ये 5 मूल तत्व। पहला है स्पष्टता। ध्वनियों में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। एक एक शब्दों का उच्चारण, एक एक वर्डों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, अक्सर देखते हैं ध्वनियों को स्टार्ट करेंगे री स। इन तीनों को जैसे कभी कभी ध्वनियों में स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि स तीनों कहने में तो एक लगता है लेकिन नहीं। अभी आप देखिए शासन लिखिए तो तुरंत लिख देते शासन। ठीक, सेनापत लिखिए तुरंत होता सेनापत। सेनानी लिखिए। तो इस तरीके से वहाँ क्या होना चाहिए, शब्द हो चाहे वर्ड हो, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा सुसभ्रता। सुसभ्रता मतलब अच्छे से सुनाई पड़े। जब भी आप कोई ध्वनि कह रहे हैं तो जब स्पष्टता होगी तो निश्चित रूप से उसमें सुसभ्रता होगी, अच्छे से सुनाई देगी। तीसरा है तरंगता। जब हम किसी शब्द को व्यक्त करते हैं तो उसमें तरंगे निकलती है। यही तरंगे, जैसे धीरे से कोई चीज़ बोल दीजिए लोग सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये तरंग आपने सही नहीं निकाल पाया। तो उन्होंने कहा तरंगता का मतलब आप न तो ज़्यादा तेज बोलिए न तो बहुत स्लो बोलिए। ये क्या होगा, एक मीडियम बोलिए तारंगता के अंतर। तीसरा है सार्थकता। सार्थकता का मतलब वाणी सार्थक हो, अनावश्यक ध्वनि विस्तार न हो, शब्दों को अनावश्यक आवृत्ति न हो, इसका ध्यान रखा जाए। यानी जो भी वाणी हो वो शुद्ध हो, सार्थक हो, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न हो, बार बार उसी शब्द का प्रयोग न हो। ठीक। पांचवा है शुद्धता। क्यों यहाँ पर शुद्धता की बात किया गया है? ध्वनि के शुद्ध उच्चारण समाज द्वारा मान्य एवं परिष्कृत होना चाहिए। ये ध्वनियाँ अगर आप शुद्ध होंगे तो लोग कहेंगे हाँ भैया, समाज उसको स्वीकृति देगी और आपका सम्मान भी करेगी। तो ये होता है ध्वनियों के मूल तत्व। ध्वनियों के कितने मूल तत्व हैं देख लीजिए, स्क्रीन से हम हट जा रहे हैं और आप इसको स्पष्ट पढ़िए और एक एक चीज़ समझिए हमारे साथ। पहला क्या है? स्पष्टता, यानी बोलने में स्पष्टता हो तथा सुनने वाला सुनकर अर्थ ग्रहण कर सके, यह आवश्यक है। क्या हो? बोलने में स्पष्टता होगी। जब स्पष्टता होगी तब सुनने वाला उसे आसानी से सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण कर सकेगा। दूसरा है सुसभ्रता। उपस्थित समुदाय तथा आवाज तक स्वर पहुंचाने चाहिए, अर्थात वाणी न बहुत तेज हो न बहुत धीमी हो। ठीक। सुसभ्रता मतलब न तो आप ज़्यादा तेज बोलिए न तो आप ज़्यादा धीमी बोलिए। यानी जो आपके सामने समाज उपस्थित है, समुदाय उपस्थित हो, वो स्वर उनके पास पहुँचे, अर्थात वाणी न बहुत तेज हो न धीमी। जैसे देखिए कभी कुछ लोग इतनी मुनमुना देते हैं तो समझ से कुछ समझ में क्या कर रहे हो। यानी न तो ये पहला वाला अच्छा लगा न तो दूसरा वाला, मीडियम में हो भैया क्या कर रहे हैं आप। तो सुनने वाला भी अच्छा लगता है, देखने वाला भी अच्छा लगता है, अर्थ ग्रहण करने वालों को भी अच्छा लगता है। तीसरा है तरंगता। तरंगता का मतलब क्या होता है? अवश्य ध्वनियों में आरोह और अवरोह होनी चाहिए। एक प्रकार से निरंतर बोलने में श्रोता उब सकते हैं तथा अर्थ ग्रहण के दृष्टि से स्वराघात बलाघात की आवश्यकता होती है। तरंगता कहलाती है। समझ में आई तरंगता क्या है? हमारे बोली में उतार और चढ़ाव हो। कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्हों का भी प्रयोग होना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। इन सब चीज़ों में, यानी कहने का मतलब जो भी हो
ध्वनि को औरो और होनी चाहिए, उतार और चढ़ाव, बिना एक ही शब्द में कोई ये भाई कहा जाता है हम लिया चला कब नहावा कब खावा, इस हिसाब से अगर कोई चीज़ होगा कब नहाएंगे कब तो उसमें होता है नहीं। हाँ भाई साहब आप कहाँ जाएंगे, चल रहे हमको भी लिवाते चलिए, कब चलेंगे, जब चलिएगा हमको लिवाते चलिएगा। तो उसमें क्या आता है, ध्वनियों को मूल तो समझ में आता है। तो इस तरह से सार्थकता का अर्थ ही होता है कि वाणी सार्थक हो, अनावश्यक रूप से आवश्यक शब्द न हो, बार बार उसी चीज़ का प्रयोग है। शुद्धता तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके से ध्वनियों के ये 5 मूल तत्व हैं। ध्वनियों के विषय में वर्तमान स्थिति देखिए कहाँ कहाँ पर लोग इस समय अंतर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे री और री के कारण हस और दी, वह और ब में लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। तो बकवास है कि बकवास है, वरदान है कि वरदान है, सबसे ज़्यादा इसकी वह और वह में अंतर लोग नहीं कर पाते हैं। तो जैसे बलाघात है कि बलाघात है, तो इस हिसाब से स देख रहे हैं स में भी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा स होगा, जो कन्फ्यूजन वाले स हैं। ये स इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, ब है कि वह इसमें, री है कि री है इसमें, ये सब जो होते हैं जिसके कारण ध्वनियाँ अशुद्ध हो जाती है, न हम शुद्ध बोल पाते हैं, न शुद्ध सुन पाते हैं, न शुद्ध लिख पाते हैं। और ड सकाक्षर की वजह से भी ढेर सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। ठीक, तो आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में तो इतनी सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है। आज हमारा जो हमने आपको पढ़ाया हिंदी भाषा ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण, तो उसके आप देखिए ध्वनियों को हमने आपको बता ध्वनियाँ क्या होती है, उसके बाद उच्चारण बता दिए। उच्चारण में कैसे पता चलता है शुद्ध उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों को हकला कर अशुद्ध बोलना, बच्चे जब हकला कर बोलते हैं अशुद्ध बोलते हैं तो तब ये सही उच्चारण नहीं कर पा रहा है। हम किसी दूसरी भाषा को जब बोलते हैं तो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।